नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 29 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर जो है वो नीति आयोग से आ रही है। जो है नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच 2025 में भारत की तीसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा जो है वो प्रस्तुत की है। जिसमें ये बता रहा है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र समीक्षा है वो देश द्वारा संचालित स्वयं का एक स्वैच्छिक आंकलन है। इसका उद्देश्य एजेंडा 2030 के तहत सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने में तेजी लाने हेतु अनुभवों को साझा करना है। अब देखिए, भारत में इसके क्रियान्वयन के संबंधित अगर रणनीति की चर्चा करें तो भारत जो है वो डेटा संचालित गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है अभी। तो इसमें एसडीजी इंडिया इंडेक्स, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स और राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जैसे जो मापदंड हम लोग ने स्थापित किए हैं, उसके आधार पर हमारी डेटा बहुत ज़्यादा अच्छे से हमारे पास आ रही है। ये भी है। फिर वीएनआर के मुख्य बिंदुओं पर हम लोग देखें तो वैश्विक स्तर पर ये प्रगति पिछड़ रही है, लेकिन भारत ने इस पर बहुत अच्छे प्रगति हासिल की है, ये बता रहे हैं। फिर एसडीजी 1 जो है वो गरीबी उन्मूलन में अगर देखें तो 2013-14 से 2022-23 के बीच लगभग हमने 248 मिलियन व्यक्ति को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला है। अब फिर देखिए आगे, शून्य भूखमरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाखों लोगों को पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके बाद कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट ऑफ पॉकेट व्यय जो है वो 2017-18 में जो कि 50% लगभग थी, उससे घटकर अभी 40% हो गया। तो 10% की कमी आई है। स्वच्छ ऊर्जा में भी देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यक्रम से स्वच्छ ऊर्जा को बहुत ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है ना। इसके बाद डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की ओर देखें तो हमारा आधार जो चल रहा है, फिर डिजिटल इंडिया चल रहा है, यूपीआई चल रहा है। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यही बोल रहे हैं कि वैश्विक रियल टाइम भुगतान में जितना भी रियल टाइम भुगतान हो रहा है पूरा विश्व में, उसमें यूपीआई का प्रतिशत लगभग 50% की ओर आ गया है। अब देखिए, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने है उन्होंने जीवन निर्वाह वेतन की अवधारणा पर चर्चा की शुरू की है। वैसे देखिए, भारत के वर्तमान कानून में अगर हम लोग देखें तो भी न्यूनतम वेतन देने को अनिवार्य किया गया है, लेकिन जो अभी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय है उन्होंने जीवन निर्वाह वेतन पर चर्चा की है। तो देखिए इसका महत्व क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका महत्व की अगर गौर डालें तो वैश्विक आर्थिक मंच के अनुसार विश्व स्तर पर लागू किया गया जीवन निर्वाह वेतन हर साल उत्पादकता और खर्च में वृद्धि के माध्यम से 4.6 ट्रिलियन डॉलर, समझिए 4.6 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी उत्पन्न कर सकता है। कैसे उत्पन्न करेगा? हर साल उत्पादकता और खर्च में वृद्धि करेंगे ये। फिर महिला श्रम बल की भागीदारी में भी वृद्धि होगी, क्योंकि महिलाएं जो होती है बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जिम्मेदारियों के कारण कार्यबल से दूर रहती है। इस कारण से अगर वेतन ज़्यादा होगा इनका तो ये अपनी इन सभी ज़रूरतों को अलग से भी पूरा कर सकती है ना। अब देखिए, अन्य लाभ अगर देखें तो महंगाई और जीवन यापन के लागत में वृद्धि का समाधान इससे होगा। प्रतिभा आकर्षित करने और कर्मचारियों को बनाए रखने में ये सहायता करेगी। नए श्रम कानूनों और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप ये होगा, है ना। अब देखिए, इसमें यही कहा गया है कि भारत में वेतन के प्रमुख प्रकार कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है न्यूनतम वेतन। न्यूनतम वेतन में न्यूनतम निर्वाह और श्रमिकों की दक्षता बनाए रखने के लिए जितना कम से कम वेतन दिया जाए उसको कहते हैं न्यूनतम वेतन। दक्षता समझ रहे हैं कि अगर कोई भी, मान लीजिए अगर कोई श्रमिक किसी काम को एक दिन में ख़त्म कर रहा है, तो अगर उसकी दक्षता वही मेंटेन रहे तो कितना उसको पैसे दिए जाएँ कि वो अपनी दक्षता को मेंटेन कर सके, उसको जारी रख सके। तो वही बोल रहे हैं कि न्यूनतम निर्वाह के लिए होना चाहिए और श्रमिकों की दक्षता बनाए रखने के लिए। लेकिन वही जीवन निर्वाह वेतन जो होगा वो गरिमापूर्ण जीवन स्तर सुनिश्चित करेगा। फिर देखिए, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत ये कानूनी रूप से अनिवार्य है न्यूनतम वेतन। और जीवन निर्वाह वेतन जो है अभी इसके अनुसार कुछ फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और परिवहन, कपड़ों जैसी बुनियादी ज़रूरतों को ये पूरा करेगा। केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसे तय कर सकती है, लेकिन जो चीज़ केंद्र द्वारा तय की जा चुकी है वो राज्य सरकार तय नहीं कर सकती है, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। जीवन निर्वाह वेतन जो है वो न्यूनतम वेतन से ज़्यादा होता है और क्षेत्रीय अंतरों को ध्यान में रखा जाता है। मान लीजिए जैसे तमिलनाडु में ज़्यादा ऑलरेडी वेतन है, तो वहाँ पर इन सभी क्षेत्रीय जो
अंतर है उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे झारखंड बिहार में बहुत कम वेतन है मजदूर का, तो उस पे ज़्यादा बढ़ोतरी करनी चाहिए, तो वो बोल रहे हैं। अब देखिए वेतन संहिता 2019 के तहत न्यूनतम वेतन सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों तथा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सभी नियोजनों पर लागू होता है। जबकि जीवन निर्वाह वेतन जो है वह अनुच्छेद 43 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 43 के तहत राज्य उपयुक्त कानून आदि के माध्यम से सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ये कहा गया है। तो अब हम लोगों ने देख लिया इसको। अब आगे चढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे जो मुझे इम्पोर्टेंट थोड़ा लगा इसमें वो ये है, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट ये जारी की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रिपोर्ट जारी कौन करती है। तो विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति ये 2025 में जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट जो है वो खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी संयुक्त पहल ने इसको जारी किया है। इसके बाद ये समझ गए हम लोगों ने। अब इसमें देखिए क्या क्या बिंदु आया है। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु अगर देखें तो वैश्विक भूखमरी 2022 के स्तर जो है वो घटकर 2024 के अनुमानित 8.2% रह गई है। मतलब वैश्विक भूखमरी 2022 से घटी है 2024 में और अभी 8% के आसपास है। लेकिन इसमें अफ्रीका और पश्चिम एशिया में अधिकांश उप क्षेत्रों में भूखमरी बढ़ती जा रही है। अब देखिए 2021 से अब तक की जो है ना असुरक्षा, गंभीर खाद्य असुरक्षा में कमी आई है। लेकिन खाद्य कीमतों की मतलब कीमत जो है खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। क्यों? महामारी या फिर रूस यूक्रेन युद्ध, इन सभी ने मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी की है। अच्छा, इसमें जो बोल रहे हैं कि महिलाओं में एनीमिया और वयस्क लोगों में मोटापा वैश्विक स्तर पर इसमें बढ़ रहा है। अच्छा, निष्कर्ष अगर हम लोग देखें तो बोल रहे हैं कि भारत को छोड़कर अन्य निम्न मध्यम आय वाले देशों में स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने की असमर्थ लोगों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। तो मतलब देखिए भारत ही इन सब में बचा हुआ है, नहीं तो वहाँ पे मतलब स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने के जो लोग हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है, जबकि भारत में इसमें सुधार देखा गया है। अब इसमें सिफारिशें भी कुछ कुछ की गई है भारत को लेकर कि समयबद्ध और लक्षित राजकोषीय उपाय अपनानी जानी चाहिए। फिर बाजार को स्थिर करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को अनुरूप बनाया जाना चाहिए। फिर मूल्य अस्थिरता और सट्टेबाजी को रोकने के लिए मजबूत कृषि बाजार सूचना प्रणालियाँ महत्वपूर्ण होगी। अब देखिए इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके 5 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहली उपलब्धियाँ क्यों हम लोग देखते हैं ना, तो उपलब्धियों की अगर हम लोग देखें तो पाठ्यक्रम में सबसे पहला सुधार हुआ है। जैसे 5, 3, 3, 4, इसमें देखिए 1 से 5, फिर 3, मतलब 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11 ऐसे कुछ होता है ना। तो इसमें आप याद रखेगा 5, 3, 3, 4 संरचना और NCFSE मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा रूपरेखा स्कूली शिक्षा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन, इसके भावात्मक एवं योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं इसमें। इसके बाद है बुनियादी कौशल, इसमें निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसी पहलें जो है वो 8.9 लाख मतलब 9 लाख स्कूलों में 4 करोड़ से अधिक छात्रों तक पहुंच चुकी है। निपुण भारत और विद्या प्रवेश ये कौशल बढ़ाती है। अब देखिए समावेशिता की अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें बोल रहे हैं 1 लाख से अधिक जो है वो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह छात्र और 7.5 लाख छात्राएं आवासीय विद्यालयों में नामांकित हैं। प्रशस्त ऐप दिव्यांगता स्क्रीनिंग में सहायता प्रदान करता है। तो ये सब याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछ सकता है। जैसे बोल देगा प्रशस्त ऐप क्या है, तो दिव्यांगता स्क्रीनिंग के लिए, फिर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्र और इतने ये लोग नामांकित है, ये तो मेंस के लिए होगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए क्या है, निष्ठा पहल, इसमें 4 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, निष्ठा पहल। अब देखिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में 72% स्कूलों को अब इंटरनेट उपलब्ध हो गया है। विद्यांजलि, दीक्षा पोर्टल, PM ई विद्या, ई जादुई पिटारा जैसी और फिर AI बॉट, ये सभी पहले चल रही है प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए। अब देखिए परीक्षण के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यह अब स्नातक में प्रवेश के लिए एक प्रमुख मार्ग बन चुका है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी है। जैसे केंद्र राज्य में नीतिगत मतभेद उभर के आ रहे हैं। जैसे केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने PM श्री स्कूलों के समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर करने के लिए मना किया है। इसके बाद है त्रिभाषा फॉर्मूला, इसमें बोल रहे हैं कि बहुत सारे राज्य जैसे तमिलनाडु हैं, पश्चिम बंगाल हैं, केरल हैं, ये सब बोल रहे हैं त्रिराज्य भाषाई जो फॉर्मूला है उनको नहीं अपनाएंगे। अभी महाराष्ट्र ने हाल फिलहाल में त्रिराज्य जो मतलब फॉर्मूला था उनको अस्वीकार कर दिया है।
अब देखिए संस्थागत विलंब, इसमें यूजीसी के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन और शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, ये सभी जो बनाया जाना है वो अभी विलंबित है, तो उनको बहुत जल्दी से बनाया जाना चाहिए। अब देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। तो सबसे पहला ये जो थी वो थी सार्वभौमिक पहुंच। इसमें कहा गया था कि प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर पहुंच सुनिश्चित करना, और इसका लक्ष्य था कि 2023 तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सकल नामांकन अनुपात जो है ग्रोअल इनरोलमेंट रेशियो उसको 100% करना। इसके बाद है योग्यता आधारित शिक्षण। इसमें बोला गया कि 5334 प्रणाली के साथ नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संस्थान NCFSE को लागू करना है इस पे। इसके बाद है अनुकूलन। अनुकूलन में है कि इसमें व्यावसायिक और अकादमिक स्ट्रीम के बीच अनुकूलता को बढ़ावा देना और निर्बाध सुधारों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत करना। व्यावसायिक और अकादमिक स्ट्रीम के बीच समझ गए ना, जैसे किसी को कुछ सीखना भी है उसमें हो गया व्यावसायिक कार्य सीखना है, और अकादमिक जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये सभी। बहुभाषावाद, जैसे 5 तक जो है वो शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा में होगी, लेकिन 8 या उससे ऊपर आगे आगे जाने पर उसके लिए अपना चॉइस होगा कि वो जैसा शिक्षा ग्रहण करना चाहें जिस भाषा में। मूल्यांकन सुधार, इसमें राष्ट्रीय आंकलन केंद्र परख का भी व्यवस्थापना की गई है, जो कि इसमें मूल्यांकन की मतलब परख इसमें जांच सुनिश्चित कर सकेंगे। इसके बाद इस समावेशिता को अगर हम लोग ध्यान दें तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, छात्रों के लिए जेंडर समावेशी कोष की स्थापना की गई है। और फिर जो SDGs की है, बड़ी आबादी वाले अंचलों पर विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। संस्थागत सुधार भी किया गया है, जैसे बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान और भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की बात कही गई है। और पहले की अगर हम लोग देखें तो इसमें लाइट बट टाइट विनियमन नीति लागू की गई है, कि लाइट बट टाइट मतलब कम लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड। तो इसमें क्या बोला गया है कि गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक और शिक्षक एवं पेशेवर शिक्षा, बहुविषयक दृष्टिकोण और एकाधिक प्रवेश निकास विकल्पों के साथ शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी करने पर इस पर जोर दिया जा रहा है। अब इसमें लक्ष्य और निवेश क्या क्या है, तो इसमें यह कहा गया कि 50% जो है वो 2035 तक उच्चतर शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हम लोग लाएंगे। अभी कितना 2018 में 26.5% थी। अब इसमें बोला गया कि 6% शिक्षा निवेश में सार्वभौम मतलब सार्वजनिक निवेश करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद का 6%। बोल रहे हैं कि इसमें 2030 तक स्कूली शिक्षा के लिए ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन अनुपात जो है वो 100% करेंगे। तो चलिए अच्छी बात है, हम लोगों ने इस पर अच्छे से देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो खबर है वो मानव निर्मित बांधों में पृथ्वी के ध्रुवों में बदलाव किया है। तो इसमें बोला गया है कि बांध निर्माण के कारण पृथ्वी की जो घूर्णन है वो 1835 ईस्वी से अब तक 1 मीटर से अधिक स्थानांतरित हो चुकी है। तो ये इसमें जो बोला गया है कि ये ट्रू पोलर वेंडर कहा जाता है, इसको ध्रुवीय भ्रमण कहा जाता है। तो ट्रू पोलर वेंडर या ध्रुवीय भ्रमण है क्या, तो ये बोलते हैं ट्रू पोलर वेंडर जो है वो प्लेनेटरी रिओरिएंटेशन है, प्लेनेटरी रिओरिएंटेशन है। इसका अर्थ जो है पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल का द्रवीकृत बाहरी कोर के ऊपर घूमना। तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पृथ्वी जो है वो 3 भागों में विभाजित है, तो ये 3 भागों में वो विभाजित है। तो इनका ये कहना है कि पृथ्वी का जो सबसे अंतर है वो क्रस्ट है, क्रस्ट के ऊपर ये है, क्रस्ट हो गया इस सॉरी ये हो गया कोर, ये हो गया कोर, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये हो गया कोर और ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया क्रस्ट, और ये जो है ये हो गया मेंटल। तो इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक द्रवीकृत जो ये घूम रहा है, तो यहाँ पर द्रवीकृत जो घूम रहा है इसके ऊपर हमारा जो क्रस्ट और मेंटल घूम रहा है, कोर के ऊपर जो द्रवीकृत जो पदार्थ हैं उसके ऊपर ये सारा क्रस्ट और मेंटल घूम रहा है। इसके कारण से ध्रुव जो निकलता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो उसी का अर्थ इसी से है, मतलब ट्रू पोलर वेंडर से। अब देखिए आगे हम लोग देखें तो यह पृथ्वी के घूर्णन संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि इनमें द्रव्यमान का पुनर्वितरण होता है। इसके बाद बोल रहे हैं कि जो TPW है, ट्रू पोलर वॉर्टेक्स,
ये जो है इसको बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें है हिमनदों के पिघलने, बर्फ़ की चादरों के पिघलने, टेक्टोनिक्स प्लेट के खिसकने और समुद्री महातरंगों जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया इसमें योगदान कर रहे हैं। फिर बांध कैसे बढ़ावा दे रहे हैं ट्रू पोलर वोर्टेक्स में? तो इसमें बोल रहे हैं बांधों के जलाशय में बड़ी मात्रा में पानी को रोक लेते हैं जो सामान्यतः महासागरों में चला जाता, लेकिन ये पृथ्वी के द्रव्यमान अंतर्देशीय यानी स्थलीय भाग पर क्षेत्रों में पुनर्वितरित हो जाता है, जिससे ग्रह के घूर्णन क्षेत्र में बदलाव होता है। यही बात है। इसके बाद इसके प्रभाव क्या क्या होगी? नेविगेशन में समस्याएं होगी, फिर दिन लंबे होते जा रहे हैं। ये बोल रहा है ये प्रक्रिया बहुत तेज हो रही है, दिन लंबे होने वाली प्रक्रिया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर देखें तो दूषित स्थल प्रबंधन के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 अधिसूचित किया गया है। ये देखिए सुनिश्चित करेंगे कि दूषित जो स्थल हैं, दूषित स्थलों की सफाई जो है वो उपचार जिम्मेदारी व्यक्तियों द्वारा की जाए। दूषित स्थल होता क्या है? वो ऐसे क्षेत्र हैं जो पहले खतरनाक अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और जिससे पानी और जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो रहे हैं, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी खतरे पैदा कर रहे हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि 189 खतरनाक पदार्थ इसमें शामिल किया गया है और इसमें रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन, समुद्र में तेल रिसाव, ठोस अपशिष्ट डंप इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बोल रहे हैं कि इसके लिए अलग अलग कानून ऑलरेडी है। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं कि दूषित स्थल प्रबंधन कैसे किया करेंगे? तो स्थल की पहचान कौन किया जाएगा? स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को वर्ष में 2 बार संदिग्ध स्थलों की सूचना देनी होगी। किसको? स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन को। अब स्थल का मूल्यांकन भी करेंगे कौन? स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वो संदिग्ध स्थलों के निरीक्षण करेंगे। इसके बाद प्रदूषण की पहचान भी वही करेंगे और प्रदूषण की पहचान के बाद सफाई की योजना भी वही बनाएंगे। हालांकि यदि प्रदूषणकर्ता की पहचान नहीं हो पाती है कि किसने वो प्रदूषण किया है, तो ये जो है ना, ये SPCB ही सफाई की योजना को लागू करेगा। इसके बाद है प्रारंभिक आंकलन लागत को लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत पर्यावरण राहत कोष से दिया जाएगा वित्त पोषण। इसके बाद तो यही हो गया है कि अगर राज्य बोर्ड जो है वो सफाई नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, है ना, स्वास्थ्य पर अगर खतरा हो तो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट खबर की अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला है गिलोंग ट्रीटी। तो गिलोंग ट्रीटी है वो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा साइन की गई है। यह ऑकस के पिलर 1 के तहत एक द्विपक्षीय समझौता न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पार्टनरशिप एंड कोलेबोरेशन ट्रीटी जो है वो गिलोंग ट्रीटी, उस पर हस्ताक्षर किए हैं ये दोनों। अमेरिका ने हस्ताक्षर नहीं किया है। और ये बोल रहे हैं कि ऑकस जो है वो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सुरक्षा समझौता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी साझाकरण पर केंद्रित है। आगे हम लोग देखें तो ध्वनिक निगरानी तकनीक। तो ये बोल रहे हैं कि ध्वनि निगरानी तकनीक का उपयोग करके असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार आयोजित ग्रासलैंड पक्षी गणना की भारत के प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की है। तो इस गणना में बंगाल फ्लोरिकन और ब्लैक ब्रेस्टेड पैटरबिल, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में। जैसे 10 दुर्लभ और संकटग्रस्त प्राणी जो है पक्षी प्रजातियों का ध्यान केंद्रित किया है इसमें। अब ध्वनि निगरानी तकनीक नाम से पता चल रहा है कि ध्वनि निगरानी तकनीक ये जो है वो पारंपरिक पक्षी सर्वेक्षण जो है वो छोटे शर्मीले वो छिपकर रहने वाले पक्षियों को अच्छी तरीके से काम नहीं करते थे, इसलिए यह ध्वनि निगरानी तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये पक्षियों की मधुर ध्वनि और आवाज़ों को रिकॉर्ड कर देते हैं और प्रजनन काल के दौरान घास के मैदानों में पाए जाने वाले ऊंचे वृक्षों पर ध्वनि रिकॉर्डर लगाए गए थे, इससे इसका पता लगाया गया है। और कौन कौन सा इसमें उपयोग किया गया था? स्पेक्ट्रोग्राफ और बर्ड नेट, जो कि पक्षियों की आवाज़ पहचानने के लिए AI उपकरण है, बर्ड नेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक तो ब्रासीलिया में आयोजित हुआ। इसके भीतर जो है वो उसने क्या कहा कि सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच हम लोग स्थापित करेंगे। इसके बाद बोल रहे हैं कि 2030 के बाद विकास एजेंडे में संस्कृति को लाए जाने का बहुत ज़्यादा प्रयास इसमें किया गया है। इतना खास है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल नाइट्रोसोडिमेथिल अमाइन, ये जो है ये हवा, पानी, मिट्टी और कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है जो कि कार्सिनोजन का एक कारण है। कार्सिनोजेन जो है वो कैंसर पैदा करने वाले
केमिकल्स होते हैं। इससे पहले इसका उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता था। अभी इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्नेहलों और प्लास्टिकों में एक योजक या सॉफ्टनर के रूप में किया जाता है। सेतुबद्ध स्कॉलरशिप योजना ये पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को महत्वपूर्ण संस्थागत मान्यता प्रदान करती है, जो दशकों से औपचारिक शैक्षिक संस्थानों संरचनाओं से बाहर संचालित होती रही है। तो पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को एक प्रकार से संस्थागत मान्यता प्रदान करती है कौन? सेतुबद्ध स्कॉलर योजना। अब चलिए, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित है और केंद्रीय शिक्षा संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय और भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रभाग द्वारा लागू की जा रही है और इसमें प्रतिमाह 65,000 रुपये तक की फेलोशिप प्रदान की जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम विराह मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया आजकल। प्रेम विराह मंदिर जो है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद का एक प्रमुख केंद्र है। ये इसको थाई भाषा में फा विहान भी कहा जाता है। थाई भाषा में फ्रा विहान प्रेम विराह मंदिर, ठीक है। ये डांगरेक पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है। प्राचीन मंदिर परिसर है ये, डांगरेक पहाड़ियों के शिखर पर, थाई कंबोडियन सीमा पर। 11वीं से 12वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य जो है उनके स्वर्णिम काल के दौरान इसका निर्माण किया गया था। 11वीं से 12वीं शताब्दी में प्रेम विराह विहार मंदिर को भगवान शिव का समर्पित मंदिर है और 2008 में इसको यूनाइटेड नेशन के विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध कर लिया गया था। अब देखिए, क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र जो है वह 7 क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र अभी तक भारत में है और वे संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय है। ये जो है वो लोक जनजाति और लुप्त होती कलाओं को संरक्षित करना और बढ़ावा देना इनका मतलब उद्देश्य है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है, याद रखिएगा, और ये स्वायत्त निकाय है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। अब फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियन, मतलब ये जो है महिला विश्व शतरंज चैंपियन में भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी अभी? दिव्या देशमुख। ये फिडे महिला विश्व चैंपियन 2025 में हम्पी कोनेरू को हराकर तीसरी महिला विश्व कप चैंपियन मतलब विजेता बनी। इसके बाद जो देखिए, भारत में पहले से ही 3 महिला ग्रैंड मास्टर है। तो कौन है? कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावती, वैशाली रमेश बाबू। तो मतलब समझिए कि जो हम्पी कोनेरू है ये भारत की ही थी। तो ये भारत के ही हम्पी कोनेरू को हराकर दिव्या देशमुख भारत की चौथी ग्रैंड मास्टर बनने की पात्र हो गई है। अब नेशनल मंडेला पुरस्कार, तो नेशनल मंडेला पुरस्कार संयुक्त राज्य महासचिव ने नेशनल मंडेला पुरस्कार ब्रेजा रोनाल्ड्स ये कनाडा को दिया गया और केनेल्ड ओडेडे ये केन्या को दिया गया। 2015 में संयुक्त राज्य महासभा द्वारा स्थापित की गई थी। 5 साल में एक महिला और एक पुरुष को दिया जाता है और इसमें नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र नहीं होते और भारतीयों को यह पुरस्कार नहीं मिलता। तो याद रखिएगा, हाँ, ऐसे पूछ सकता है कि ये सभी के लिए लागू होता है, तो नहीं, संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी नहीं पात्र होते हैं इसके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।